तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी, 24 वर्ष पूरे हो गए, 24वीं वर्षगांठ है और रजत दिवस पर वर्ष पर हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि आज 25वां उत्तराखंड स्थापना दिवस जिस तरीके से मनाया गया है और जिस धूमधाम से मनाया जाना था, हाल ही में हमने देखा कि अल्मोड़ा एक बस हादसा हुआ था जिस वजह से सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम को बंद किया गया। हालांकि प्रदेश में हमने देखी कि विभिन्न स्तरों पर आज कार्यक्रम हुए हैं। तो स्थापना दिवस पर सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, विपक्ष ने भी अपने सवाल रखे हैं। इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या जो हमारे शहीदों के सपनों का उत्तराखंड, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड था, उसको हम पूरा करने में कहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। भाजपा से हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। प्रभा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। देवचंद उत्तराखंडी जी, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ रामलाल खंडूड़ी जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। रामलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूं प्रभा जी, आज हम जिस तरीके से स्थापना दिवस के हमने तमाम कार्यक्रम देखे, देहरादून से लेकर गैरसैंण तक, जो आज उपलब्धियां गिनाई गई हैं राज्य सरकार की, प्रधानमंत्री भी जुड़े, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाइयां दी, साथ में उन्होंने बहुत सारे संदेश भी दिए हैं। किस तरीके से देखते हैं ये अपना उत्तराखंड जब आगे बढ़ रहा है? 24 वर्षों का सफर अब छोटा नहीं है, बड़ा सफर हो गया, लेकिन हम कहां तक सफलता पाए और कितना काम होना बाकी रहे? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को आज उत्तराखंड वर्षगांठ के 24 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूँ। और जैसे अब हमारा राज्य रजत जयंती वर्ष की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर हम उस तरीके से देखें तो हमने उपलब्धियां बहुत हासिल करी हैं। और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, तो राज्य को विकसित बनाने के लिए हमारा संकल्प है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि हमें पूरा करना है। और इसी विकास के संकल्प को लेते हुए हमारी सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए हैं। अगर आप विगत वर्षों की ही बात करें तो आज हमारे राज्य का नाम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता है, और आगे आने वाले वर्षों में तो हम कहेंगे कि शुमार हो ही जाएगा। उसके लिए अगर आप देख लीजिए, विकास में आप अगर किसी भी, आज आप हमारी जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें तो जो पहले हमारी जीडीपी हम कह सकते हैं कि जितनी थी उससे 2 गुना हमारी जीडीपी हो गई है। 1,50,000 करोड़ के आसपास थी, तो आज वो देख लिए 3,50,000 करोड़ के आसपास हो गई है। इसी प्रकार अगर आप रोजगार की बात करें तो उसमें भी हमारी सरकार ने काम किया है, वो भी 18,000 रोजगार दे दिए, और उसमें में कमी आई है, 4.1% की कमी रोजगार में आई है, तो युवाओं को रोजगार मिला है। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया, स्वरोजगार को बहुत इसमें महत्व दिया गया है। स्वरोजगार से हमारी माताओं बहनों ने बहुत इसमें काम किया है। इसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे हम पहले कहिए डबल इंजन की सरकार है, उसकी वजह से राज्य में विकास कार्यों को करने में हमें बहुत मदद मिली है। अगर आप देखें तो आज लखपति दीदी योजना है, और गैस उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पहाड़ों में तो ये चीजें बहुत जरूरी थी, शौचालय बनाए गए हैं, हर नल से जल की जो योजना है। तो मुझे लगता है ये जितनी भी योजनाएं हैं, मुझे लगता है इन सब का फायदा तो सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहाड़ में दुर्गम क्षेत्र थे, तो वहां पे इन योजनाओं का जो इससे पहले कभी सोची भी नहीं गई थी, तो उन सभी योजनाओं का हमारे उत्तराखंड को बहुत फायदा मिला है। और जहां तक हम आगे टेक्नोलॉजी की भी बात करें, जिस प्रकार से ये 21वीं सदी है, विकास की सदी है, तो इसमें हमें और राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना और अग्रणी राज्य बनना है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रति एक अपार श्रद्धा है, तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत कार्य किया है। यहाँ की जनता ने भी उन्हें बहुत प्यार हमेशा दिया है। अगर आज हम बात करें घरेलू उत्पाद की, यहाँ के उत्पादन जो भी हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, पहनने की वस्तुएं हो, उनको एक पहचान दिलाना हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास का पैकेज देना हो, तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। तो हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य किए हैं। अगर मैं थोड़ा सा हल्का आपको बताऊंगी, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आप देख लीजिए, आज इतनी हेली सेवाएं शुरू हो गई हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व करने की बात है कि देश की पहली जो हम कहेंगे हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है, वो उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई है। तो आप ये बताइए कि ऐसी ऐसी योजनाएं हम लेकर आ रही हैं जो पहली बार उत्तराखंड में ही शुरू हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, आज हमारा राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है, और ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे, और उन्होंने उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि 9 तारीख का जो दिन है वो शुभ भी माना जाता है, 9 का अंक, और 9 आग्रह भी किए, जिसमें 5 आग्रह इस राज्यवासियों से हैं और 4 आग्रह उन लोगों से हैं जो यहाँ पर आते हैं, हमारे पर्यटक जो सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। इसके साथ ही सरकार अपनी उपलब्धियाँ भी गिना रही थी। आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए केंद्रा जी, सबसे पहले तो मैं राज्यवासियों को आज स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये सोच रहा हूँ मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं उन बेरोजगारों को कैसे शुभकामनाएं दूं जो एक लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं सरकार के सामने कि हमें रोजगार चाहिए। उस अंकिता के माँ बाप को किस प्रकार से शुभकामनाएं दूं जो इंतज़ार कर रहे हैं कब पकड़ा जाएगा हमारी बेटी का आरोपी, उनको कैसे शुभकामनाएं दूं, क्या सोचेंगे। कैसे शुभकामनाएं दें उन लोगों को जिनको विधानसभा से आपने निकाल कर बाहर किया, आपने अपनी किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई, उनके आधार पर आपने विधानसभा में भर्ती करा और उसके बाद जब बात आई कि गलती किसकी है क्या है तो जांच के बाद उनको ही नौकरी से निकालने का काम किया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किसी का रोजगार छीन लेना। जिसने कोरोना काल में इतनी नर्सों ने जो हमारा योगदान दिया, जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया, इन्होंने उन्हें निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। किस प्रकार से हम उनको शुभकामनाएं दें। मोदी जी की बात भी मैं सुन रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, बातें तो प्रधानमंत्री जी अच्छी बोलते हैं, मन की बात करने में उस्ताद हैं, और आज उन्होंने बात बोली कि अमृत काल चल रहा है। मुझे केंद्रा जी एक बात बताएं, अमृत काल क्या होता है? मतलब अमृत शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी चीज़, अमृत तो बहुत बड़ी चीज़ें तो चला करती थी कभी, जो इंसान अजर अमर हो जाता था। तो इन्होंने अमृत काल की बात करी। अमृत काल क्या होता है? जिसमें देश की 85 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन के सहारे बैठना होता है, वो अमृत काल है। अमृत काल क्या होता है बताइए आप? जहाँ राशन के लिए आदमी इंतजार कर रहा हो, जहाँ रोजगार ना मिले, जहाँ शिक्षा का इतना बुरा हाल आप सरकारी स्कूलों का देख लें। आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, हम लोगों की जो पढ़ाई हुई, एजुकेशन हुई है, सारे सरकारी स्कूलों में हुई है और बहुत सी पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूलों में। आज सरकारी स्कूल खत्म करने का इन लोगों ने काम किया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये 24 सालों की बात हो रही है, 2017 के बाद की बात नहीं हो रही। 24 साल में आपकी भी सरकार रही है। 24 साल की बात ही मैं भी कर रहा हूँ आपसे। 24 साल के अंदर क्या बढ़ा आप बताएं ना। उत्तराखंड को क्या मिला? उत्तराखंड को बेरोजगारी मिली, महिलाएं असुरक्षित हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपकी उपलब्धि में तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि किस प्रकार से गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। बोला जाता है कि इनके ऊपर हम जांच करें, पर सरकार की उपलब्धि यह है, सरकार जांच नहीं होने देती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेयर साहब के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला जो जिसने उठाया विकेश नेगी ने, तो इन्होंने उसको ही जिला बदर कर दिया, पर मेयर साहब के ऊपर जांच नहीं होने दी। इनकी उपलब्धियां ये हैं, अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यूपीसीएल में आप देख लें, वहां पे जो है यूपीसीएल के जो अधिकारी हैं उनको बार बार वो आप वो दे रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसके उनकी जॉब को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कमा के दे रहे हैं। करोड़ों का घोटाला हो रहा है। तो सिर्फ आप देखें उत्तराखंड के अंदर, अभी कुछ दिन पहले भी मैं डिबेट में बैठा था, और कर्जा लेने का प्लान चल रहा है। ये उपलब्धि होती है क्या? कर्जा लेना, कर्ज लेने को आप उपलब्धि समझते हैं? किस तरह से राज्य कर्ज ले रहा है। सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों के जाल बीच गए। वो लोग कौन थे जो लोकसभा चुनाव में सड़कों पर थे और कह रहे थे सड़क नहीं तो वोट नहीं? वो लोग कहाँ के थे? उत्तराखंड के नहीं थे। कौन सी सड़क का जाल बिछा दिया आपने? उसको सड़क का जाल मतलब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलना, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने बड़े बड़े ठेकेदारों को काम देने का काम किया। अच्छा ठीक है प्रभा जी, एक काम, आशीष एक मिनट, मैं पहले सबका पक्ष ले लेता हूँ। आपके जो सवाल है, क्योंकि आपने इलेक्टोरल, हमारी सरकार में आपने पढ़ाई लिखाई करी है, हमारी सरकार की बात मत करें, हमारी सरकार। अच्छा एक सेकंड, मेरा आप दो लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना का नाम बदलकर आप लोग कहते हैं। अच्छा प्रभा जी नौटाल जी, आशीष जी एक सेकंड, अभी पहले हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस से सवाल, प्रभा जी आऊंगा आपके पास, कांग्रेस से सवाल पाएंगे। एक सेकंड, जवाब मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। देखिए इस तरीके से बहसबाजी के साथ जवाब देखिए समय की होता है। एक सेकंड, मैं देवचंद उत्तराखंडी जी के पास जा रहा हूं। आशीष नौटाल जी, आशीष नौटाल जी एक सेकंड, देवचंद उत्तराखंडी जी, यूकेडी का क्या पक्ष है? जिस तरीके सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार तो नहीं रही, भाजपा कांग्रेस की रही है, तो जो राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड था, जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई और जो शहादतें हुई थी, कहां पाते हैं उत्तराखंड को? सबसे पहले रवि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से
उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो नामित 42 से ज्यादा शहादतें हैं और कुछ गुमनाम क्रांतिकारी जिनका नाम कहीं नहीं आ पाया, उन सभी को जो हमारे बीच आज नहीं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनका ऋणी हूं और उनके इस ऋण के लिए आगे भी काम करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं। तदुपरांत मैं आज जो हमारे तमाम उत्तराखंड के जितने भाई, जितने भी जनमानस है, उन सबको अपना 24 साल पूर्ण करने पर राज्य के स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका जो सवाल था सीधा यही डिबेट आज सुबह था और मुझे ये कहते हुए वो जो हमारे साथ माननीय प्रभा जी सुबह थी, उस टाइम भी हमने यही बताया कि जो आपने सवाल पूछा मेरा जवाब उसमें ना है। क्यों? उत्तराखंड क्रांति दल के लिए या उत्तराखंड राज्य बनने से जो राज्य आंदोलनकारियों के सपने थे, अगर वो पूरे हुए होते तो आज ही इस स्थापना दिवस में राज्य आंदोलनकारी आपके देहरादून का चक्कर लगाकर नहीं आ रहे होते। तो क्या वो मजाक था क्या, या इनकी उपलब्धियां सही हैं? तो ये तो आप ही इसका जजमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे बीच कई सम्मानित पैनल बैठे, वो भी इसका चर्चा करेंगे। क्या अगर ये सही था तो ये बेरोजगारों पर लाठियां चलाने का जो काम चल रहा, ये झूठ है या सच है? क्या जो क्रांति इतने दिन से हड़ताल पर बैठे हैं वो सच है कि झूठ है, इसका बताना है। बाकी हम ये नहीं बोले किसने अच्छा काम किया। मैं ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोगों को 24 साल का मैं रिजल्ट बता रहा हूं कि 24 साल में जो हुआ उसकी बात बता रहा हूं। आज जो चीज मांगी जा रही है उस पर विचार नहीं होता, जो नहीं मांगी जाती उसको जबरदस्ती सौंपा जाता है। आप बताएं कि जहां महिलाओं को न्याय मिलेगा, तो अंकिता भंडारी का इतना लंबा केस, रेल बस जो आईएसबीटी का केस, अपना उत्तरकाशी का, कहां कहीं गिना है, समय नहीं रहता, 1 घंटे का भी काम कम हो जाता है। उसके बाद आप ये बताओ कि आज ही का दिन, आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, खुशी का दिन मना रहे हैं, वहीं अपना उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष यूसीसी के विरोध में आपके पंडित दीनदयाल पार्क में 24 घंटे से 48 घंटे से बैठे हुए हैं। वहीं जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो आप आंदोलनरत हैं, वहीं बेरोजगार हैं, वो भ्रष्टाचार को लेकर किसी को नामित करते हैं तो उसको साजिश की जाती है। मैडम एक बात, मैडम आपका चांस है बोलना, जहां उनको ये किया जाता है तो उन्हीं को बिल्कुल उनको जेल में डालने का काम, जबरदस्ती लाठी बरसाने का काम करते हैं। तो आपके चैनल से दिखाई देता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर थोड़ी देर बाद बोलेंगे तो सब यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सच्चाई सामने देखी गई है। तो मेरा कुल मिलाकर के ये था कि जवाब आपका था कि इस 24 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। हमने पाया कुछ भी नहीं है। हमने अपना सम्मान, हमने अपनी संस्कृति, हमने अपना जनजीवन, अपना जल जंगल और जमीन खोया। इससे बड़ी और हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं रामलाल खंडूड़ी जी पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हरीश मैखुरी जी पर चल रहा हूँ। हरीश मैखुरी जी, आज 24 वर्ष का उत्तराखंड हो गया, 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, कई जगहों पर हम आगे पहुंचे हैं, लेकिन कितना काम होना बाकी यहाँ पर है अभी कि जो राज्य के लिए करना है, और 24 वर्षों में जितना काम होना चाहिए था उसका आकलन किस तरीके से समझा जा सकता है? रवि जी, यदि विकास कार्यों की दृष्टि से हम देखें तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आगे बढ़ा है। और यदि हम उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसकी दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड जो है पीछे हटा है। विकास के कार्यों की दृष्टि से आगे इसलिए बढ़ा है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था उस समय केवल 8 से 9% गांवों में बिजली थी जी, और कुछ शहरों में जो हमारे कस्बे थे। आज लगभग 100%, सभी 100% गांव में बिजली है। लगभग सभी गांवों में हमारा मोबाइल कनेक्शन हो गया है। 40% से ज्यादा गांवों में हमारी सड़क पहुंच चुकी है, मोटर सड़क। थोड़ा सा हमारे राजमार्ग भी बने हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री में अच्छे मार्ग बन गए हैं। और राज्य का जो बजट है वो जब राज्य बना था हमारा तो करीब 13-14 करोड़ रुपया टोटल था। एक जिले को लगभग 1 करोड़ रुपया मिलता था और बस उसी में हमको संतुष्ट करना होता। तो आज 150 करोड़ का बजट है, तो बजट भी बढ़ा है। देखिए, इसके साथ साथ जो राज्य के आंदोलनकारियों का सपना था कि हम इसलिए राज्य बनाएंगे, इस देवभूमि की महत्ता प्रतिष्ठित होगी, देवभूमि हमारी स्टैब्लिश होगी, तो वो नहीं हो पाया है। उत्तराखंड सरकार को पहला काम करना चाहिए था, उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित करे। आप देवभूमि कहते हैं, आपके कागज में तो देवभूमि लिखा ही नहीं है। तो ये जीओ जो है उत्तराखंड सरकार ने जारी करना है कि उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित किया जाता है जी। और दूसरा ये है कि जो हमारे 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं या जागेश्वर, बागेश्वर हैं, इनको हम टूरिस्ट स्पॉट ना बनाएं, इनको हम देवभूमि ही रहने दें। लोग देवभूमि में देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं,
टूरिस्ट स्पॉट तो पूरे देश में और भी हैं, उत्तराखंड तो सबसे अच्छा है ये, लेकिन और भी हैं। तो उत्तराखंड की जो देवभूमि की गरिमा है हम उसको बढ़ाएं। उत्तराखंड संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। संस्कृत के उत्थान के लिए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, हम तो कह रहे हैं प्रथम राजभाषा बनाइए संस्कृत को। कम से कम देश में एक संस्कृत स्टेट तो होगी, स्टेट राज्य तो होगा जी। तो द्वितीय ही सही तो अच्छे संस्कृत के महाविद्यालय बनाइए। जो संस्कृत के महाविद्यालय चल रहे हैं, संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, उनको सरकार एड दे। उत्तराखंड की जो यहाँ पे गाय थी, स्थानीय गाय जिसको हम बद्री गाय बोलते हैं, उसके संरक्षण की दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा। वो एंडेंजर्ड स्पीसीज होने वाली है, दूध कम देती है इसलिए लोग उसको पाल नहीं रहे, लोग बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन वो जो थोड़ा सा दूध देती है 1 किलो, वो अमृत है। तो उसके संरक्षण की दिशा में हमने कहा था कि राज्य सरकार जो है प्रत्येक गोपालक को जिसके पास बद्री गाय है उसको 1000 रुपया प्रति गाय प्रति महीने दे। तो ये करना चाहिए था। दूसरा, गैरसैंण जो राजधानी का मुद्दा है हमारा, तो उस पर राज्य बनने से पहले राज्य आंदोलनकारियों ने मुहर लगा दी। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की जो संगठित शक्ति है उसको देखते हुए जब हमारे पहले चुने हुए मुख्यमंत्री आए एनडी तिवारी, तो उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का बड़ा अच्छा काम किया। वैसे तो सभी लोग, गाय, पशु, बैल, भेड़, बकरी, सब राज्य आंदोलनकारी थे, सभी थे। लेकिन सरकार ने कहा कि हम कुछ मानक बनाएंगे कुछ चयनित करने के लिए। तो कुछ मानक बनाए जो 7 दिन से ज्यादा जेल में रहा हो, एफआईआर दर्ज हुई हो, मुकदमे चले हों, इस तरह के कुछ मानक, 7-8 मानक रखे गए। उसमें भी जो चयनित हुए तो कुछ बड़ी संख्या हो गई, लगा कि मतलब 2500-3000 हजार हो गए वो लोग भी। तो लगा कि हो ना हो 3000 लोगों की कोई संगठित शक्ति बने। तो उनमें फ्रैक्शन डालने के लिए माननीय तिवारी जी ने ही उनका मतलब कोटिकरण कर दिया, श्रेणीबद्ध कर दिया, मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के आंदोलनकारी बना दिए। तो उनको तो एक रखो, अब तो बहुत सारे आंदोलनकारी हमारे शहीद हो गए, मर गए हैं। तो अब जो बचे हैं उनके लिए एक जैसे मानक करने चाहिए सरकार को। ये साहस धामी सरकार को जुटाना चाहिए। गैरसैंण में आज धामी सरकार ने सादगी के साथ, क्योंकि हमारा अल्मोड़ा में अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, तो उसके देखते हुए सादगी के साथ बिना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हमारा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। गैरसैंण भी धामी जी गए। लेकिन गैरसैंण जिस तरह से उपेक्षित कर रखा हमने भराड़ीसैंण को, उसको रिवाइव करो भाई। मतलब आपकी बीजेपी ने तो उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी कर दिया है। हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी के जमाने में वहां पे मतलब पहला सत्र हुआ, हरीश रावत जी के जमाने में बिल्डिंग बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जमाने में बिल्डिंगों का थोड़ा सा और सुदृढ़ीकरण हुआ। लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में है पिछले 3-4 साल से। तो भाई इसको आगे बढ़ाओ, तब जाके राज्य बनने का मकसद, उद्देश्य पूरा होता है। ठीक है हरीश मैकुर जी, मैं आता हूँ आपके पास। इस हमारे साथ रामलाल खंडूरी जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। आपका बहुत स्वागत है रामलाल खंडूरी जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, धन्यवाद। मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। 24 वर्ष का उत्तराखंड हो गया। आप लोगों के जो सपने थे, आप लोगों की जो मांगे थी, यहाँ पर रही सरकारें, भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने कितना काम किया, कौन सी सरकारें गंभीर रही आप लोगों के लिए, और वर्तमान में अपने उत्तराखंड में को कहाँ पाते हैं और कितना काम होना बाकी है, और क्या वाकई में जो सरकारें गिनाती हैं कि ये उपलब्धियां हैं उत्तराखंड बनने के बाद की, उनको आप लोग मानते हैं? देखिए, राज्य आंदोलनकारियों का सपना था हमारा अलग राज्य। हमने उस राज्य के लिए त्याग और बलिदान हमारे शहीदों ने प्राणोत्सर्ग किया था कि हमारा अपना राज्य होगा तो हम ही तय करेंगे कि आपकी क्या गलत है क्या सही, ये नारा था। हमने पहले ही तय कर दिया था कि केंद्र बिंदु गैरसैंण है, वो हमारी राजधानी होगी। वो हमारी राजधानी आज तक नहीं बनी। हमें जो है मूल निवास बनता था उत्तर प्रदेश में, राज्य बनते हमें अस्थायी कर दिया। अब मूल निवास से अस्थायी निवासी अस्थायी कर दिया, और राजधानी जो स्थायी बनी थी वो भी अस्थायी। हम अस्थायी और अस्थायी के बीच में झूल रहे हैं। अब हम मांग रहे हैं मूल निवास भू कानून, तो यहाँ बात हो रही है यूसीसी की। हम कह रहे हैं यूसीसी लागू करो, अच्छी बात है, लेकिन मूल निवास भू कानून भी तो लागू करो जी। जब सब पर हमारे साथ बने झारखंड और छत्तीसगढ़, जब मूल निवास एज इट इज है, उनके राज्यों के साथ कोई संशोधन नहीं लगा, तो हमारे यहाँ 26 संशोधन कैसे लग गए? हमारी संपत्तियों पे अधिकार हमें कब मिलेगा? हमारे जब बडोनी जी वार्ता करने गए थे हमारे आंदोलनकारी, तो वहाँ उन्होंने तर्क दिया था कि हम पानी बेच के इस राज्य को चला देंगे। उनका मतलब था कि इतना पानी है, इतनी ऊर्जा यहाँ हम पैदा करेंगे, इतना हमारा पर्यटन होगा कि हमारे राज्य का खर्चा तो उसी से चल जाएगा, बिजली से। लेकिन हमारी छाती पर बना टेरे डैम और हमारे खेत गांव डूबे, उससे हमारे को भी क्या, ना हमारा पानी पर अधिकार ना बिजली पर अधिकार। मोदी जी ने आज हमारे को संदेश देते हुए स्थापना दिवस से हम बहुत गदगदे, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं कि इतने तो हमारे नेता भी नहीं बोलते।
गाट, गदेरे, बोली, भाषा, कमौनी, गढ़वाली, जौनसारी, लोकल, वोकल फॉर लोकल और अंतिम गाँव, सब कुछ तो उन्होंने बोला। हमारे नेता कब ऐसे समझेंगे? मोदी जी दिल्ली में बैठ के हमारी पीड़ा समझ रहे हैं, हमारे नेता कब इन बातों को समझ? हम भी तो वही कह रहे हैं, स्थानीय को प्राथमिकता दो, स्थानीय बोली भाषा को मान्यता दो, स्थानीय लोगों को रोजगार दो। अब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, वो स्थायी निवास पे अटके हुए हैं। अब स्थायी निवास तो जो वहां से आ रहा है वो अपने राज्य का मूल निवासी है, वहां भी लाभ ले रहा, हमारे राज्य का स्थायी निवासी बना हुआ, यहाँ भी यहाँ पे पतों पे स्थायी निवास बना रहा है और रोजगार ले जा रहा है, और हमारे लड़के भी स्थापना दिवस के दिन जुलूस। ठीक है रामलाल खंडूर जी, आता हूँ आपके पास और अभी चर्चा को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एचएनएम पर क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्य को बने हुए 24 वर्ष पूरे हो गए हैं, 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसी पर चर्चा हो रही है कि राज्य ने कितनी उपलब्धियां हासिल की और ये महत्वपूर्ण सुझाव भी साथ साथ में शामिल हो रहे हैं कि हमें किन क्षेत्रों में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से प्रभा बंदूनी जी आपके पास आ रहा हूँ। तमाम सवाल आए, कांग्रेस की ओर से भी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सवाल रखा, उनका जवाब दे दीजिए। चाहे हम बात करें मूल निवास की बात भी रखी गई कि मूल निवास अचानक से गायब हुआ, स्थायी निवास आ गया। राज्य आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें मांगी जा रही हैं उन चीज़ों पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो चीज़ मांगी ही नहीं जा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं। विपक्ष के भी अपने सवाल हैं कि जो आपकी उपलब्धियां हैं उन पर भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। जी, सबसे पहले मूल निवास और भू कानून के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी, हमारी सरकार ये कह चुकी है कि आने वाले बजट सत्र में भू कानून का जो बजट है वो बजट सत्र में इस कानून को पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और ये सबको पता है कि भू कानून का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। अब आप ये बताइए, कोई भी कानून जब पास होगा उससे पहले उसकी जानकारी और उसके बारे में लोगों से भी सलाह लेनी पड़ती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी होती है, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि आने वाले बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। और जो सबसे अच्छा भू कानून होगा हमारे राज्य के लिए, कड़े से कड़ा भू कानून, जिसमें हमारे राज्य के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं हमारे राज्य की उन सबको ध्यान में रखा जाएगा, और जितनी भी इसमें जो पहले के भू कानून में जो भी कमजोरियां हैं उन सबको इसमें दूर किया जाएगा। तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि आने वाले बजट सत्र में इस भू कानून को लाया जाएगा निश्चित तौर पर, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि ये निश्चित तौर पर किया जाएगा। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे विपक्ष के कांग्रेस वाले ये अभी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे, तो मैं इनसे आज यही प्रश्न करना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था पे ये कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? राज्य की जनता के साथ ये कितने संवेदनशील है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। एक तरफ वहाँ पे अभी पिछले दिनों अल्मोड़ा का ही आप एक कांड ली, जो अभी हमारी बस दुर्घटना, ये दुखद दुर्घटना हुई, और अगले ही दिन के जो पार्टी के अध्यक्ष है वो घर में पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। तो ये घड़ियाली आंसू कैसे टीवी पे आके बहा सकते हैं हमारे विपक्ष के पार्टी के लोग? तो इनको इसका जवाब देना चाहिए कि या तो जनता से झूठ ना बोले, और अगर आप इतना झूठ बोल सकते हैं टीवी पर आकर और घर में आप पार्टियां उनको दे रहे हैं, तो क्या जनता ये सब देख नहीं रही है? वो आने वाले समय में आपसे जवाब मांगेगी। राज्य, आप विकास की बातें कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले जनता के प्रति संवेदनशील तो हो जाइए, विकास तो हो जाएगा। जब आप जनता के प्रति जवाबदेह होंगे तो विकास तो ऑटोमेटिक उसमें होगा। तो आज मैं इनको ये कहना चाहूंगी, और जब अगर आप विपक्ष है तो एक सकारात्मक विपक्ष का के रूप में आइए, और जहां पर हमारा विकास चल रहा है, विकास होगा तो निश्चित तौर पर राज्य की जनता को उसका फायदा मिलेगा। अगर हमारा राजस्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारे युवा है उनको रोजगार मिला है, चाहे वो स्टार्टअप की योजना हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, या फिर अपने स्वरोजगार का माध्यम हो। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना आई थी, उसके तहत अगर आज का जो आंकड़ा है, कम से कम हमारी 1 लाख बहनें उसमें लखपति बन चुकी है। उनके लिए कई तरह के रोजगार दिए गए हैं, तो उसकी उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है कि केवल वो घर पर ना रहे। दूसरा, उनकी यूसीसी हम लेकर आए हैं, हम ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं कि जिससे कि राज्य में जो महिला हमारी मातृशक्ति है, जिन्होंने कि इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया है, उनके लिए हम कोई अच्छा कानून लेके आ सके उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो यूसीसी भी सबसे पहले मैं कहूँगी मातृशक्ति के लिए ये हम कह सकते हैं कानून है, उनको सक्षम बनाने के लिए। हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं था उत्तराखंड के लिए? आज हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमने किस लिए उत्तराखंड बनाया था? आज अगर हम पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारी बहनें हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार करे, यार वो किसके पास जाएंगे? अगर एक कानून उनके लिए हम बना कर दे रहे हैं कि वो वहां जाइए, अपील करिए, तो कम से कम उनकी अपील को सुना जाएगा और उसको प्रभावी तरीके से जो दोषी होगा, अपराधी होगा, उसको सजा दी जाएगी। तो ये कानून, इसी तरह आप हमारे कह लीजिए कि लव जिहाद हो गया, यूसीसी हो गया, और सबसे कड़ा जो नकल विरोधी कानून हमारी सरकार लेकर आई है, उसका कितना फायदा राज्य के नौजवानों को हुआ है। उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई, आप कई जगह देख लीजिए, कई युवाओं ने
कायम 3-3 परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है अब जो हमारी ये परीक्षाएं होती हैं। तो ये युवाओं से पूछिए, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सब खुश हैं और उनको सबसे कड़ा नकल। क्या इनमें हिम्मत है इतने कड़े कानून लाने की? मुझे नहीं लगता है कि धर्मांतरण इस टाइप के कानून लेके आएंगे, क्योंकि जब ये इस टाइप के कानून लाएंगे तो इनको अपना वोट बैंक दिखाई देगा। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो, तो मेरे को कहना है कि राज्य की सुरक्षा तो बाद में आती है, पहले आप जनता के प्रति संवेदनशील तो हो जाइए अपने राज्य की जनता के प्रति। सड़कों का आप देख लीजिए, सड़कों को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव चल रहे थे, हमारी जनता, हमारी सरकार ने किया है, वो तो शायद आप विपक्ष से कभी उपेक्षा ना करिए। ठीक है आशीष नौटियाल जी, अब सवाल ये है कि अगर प्रदेश में बात करें, और आज प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो ऐतिहासिक फैसले भाजपा सरकार और धामी सरकार ने उत्तराखंड में लिए, उन फैसलों की हर तरफ तारीफ हो रही है। इसका एक उदाहरण भी है, जब चुनाव चल रहे थे तो मुख्यमंत्री धामी को स्टार प्रचारक के तौर पर जिन भी विधानसभाओं में हमने देखा है, लोकसभा में भी गए थे, उन्होंने वहां पर इन तमाम चीजों का जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक मिसाल के तौर पर है उत्तराखंड के ये फैसले। निश्चित देखें, अभी नकल विरोधी कानून की बात हो रही थी। क्यों बनाया नकल विरोधी कानून? क्योंकि भाजपा के नेता नकल कराते हुए पकड़े गए, भाजपा के लोग थे वो, और उन पर संरक्षण प्राप्त था भाजपा के नेताओं का। मेन जो आका है हकम सिंह का, उसका पता नहीं लगा, सिर्फ हकम सिंह को पकड़ा, हकम सिंह को छोड़ दिया। तो नकल विरोधी कानून के नकल खुद करा रहे हैं, नकल विरोधी कानून खुद बना रहे हैं। और जब नकल विरोधी कानून बन गया तो उसमें उसको पकड़ने का प्रावधान कम है, शिकायत करने वालों को पकड़ने का प्रावधान ज्यादा है। पहला केस ही वही पकड़ा गया था जिसे शिकायत करी, उसको ही उठा के पकड़ लिया। तो नकल विरोधी का हाल तो यह है कानून का। कोई भी कभी, मुझे नहीं लगता राज्य के अंदर या देश के अंदर ऐसा कानून रहा हो कि नकल कराओ कानून। आपने सुना कभी कभी हुई नकल? हमेशा ने सुना नकल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कड़े पुलिस कानून पकड़े तो कड़े, अरे कड़े क्या होता है कड़े कानून से? आपके क्या कर लोगे कड़े कानून? क्या महिला बलात्कार पे कड़े कानून नहीं है? नहीं कानून, क्या रोज अखबार में हेडलाइन नहीं बनती? अरे कानून से नहीं होता है, मानसिकता बदलनी पड़ती है, मानसिकता बदलनी पड़ती है। आप कड़े कानून, चोर आपके ऐसे ढूंढे। लेकिन एक चीज है आशीष, एक चीज है, आप ही देखिए सरकार का डर ही नहीं है, जनता के मन में सरकार का डर नहीं है, अफसर बेलगाम है। आप देखिए क्या चल रहा है। लेकिन एक बात है, जब से नकल विरोधी कानून जब आया तो उसके बाद देखिए कोई प्रकरण सामने नहीं आया। अरे आया एक पहला ही प्रकरण जब आया वो ठीक है, वो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा अगर शिकायत करोगे तो पहले आपको पकड़ लूंगा, शिकायत ही नहीं हुई। कई ऐसे एग्जाम्पल थे, एक प्रतिभागी जो कि उसमें प्रतिभा कर रहा है, वो 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा है। ये तो सरकार कह रही है ना। अरे 4-4 तभी तो रोजगार मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ है रोजगार? अच्छा, इस पर भी सरकार का जवाब है। उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, पर अपॉइंटमेंट तो हो नहीं रहा, विभागों में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। एक आंकड़ा मैं बता देता हूँ, 18,500 बेरोजगार ऐसी 18,500 सरकारी नौकरियां जो रोजगार ऐसी धंधे बैठे हैं, पिछले 2.5 साल में आई मार रहे हैं बेरोजगारों के। शर्म आनी चाहिए आपको। बेरोजगारों के आप डंडे मार रहे हैं, रोज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, वो भी कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता। जहाँ कुछ गलत होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता मिल जाएगा। नशा बेच रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। जगह जगह नशे बिक रहे हैं और कह रहे हैं नशा पकड़ रहे हैं। खुद अडानी के एयरपोर्ट में नशा पकड़ा गया, कहाँ से आया? ये लोग देखो बहुत बेईमान और झूठे लोग हैं, देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। और हरकतें देखो, रोजगार इंडिया में तो आप क्या देंगे, उत्तराखंड में क्या देंगे? आपने कनाडा से रोजगार करते हुए निकलवा। लेकिन नौटियाल एक सवाल ये है, भाजपा का सवाल ये है, आ रहा उत्तराखंड जी आपके, एक सेकंड में। भाजपा का सवाल यह है कि जो कानून हम लाए वो आपकी सरकार में इस तरीके कठोर कानून नहीं है। धर्मांतरण कानून की बात करें, वो आप कह रहे हैं कि आपकी में कौन सा कानून था? नकल करो पास हो जाओ, कौन सा कानून था? किसी को मार दो, आप बलात्कार कर दो, कौन सा कानून था? ऐसा कानून था? अरे हमारी सरकार में जिस प्रकार कानून है, अरे प्रभा जी, जब देश आजाद हुआ तो देश के पास सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। अच्छा चलिए ठीक है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाने वाले हमें। एक मिनट, मैं आगे बढ़ जाता हूं। स्कूल में पढ़े वो स्कूल बनाने वाले हमें। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें तो नाम भी नहीं तब पता, आपकी लेकिन सरकार थी, अभी भी जो काम हो रहा है सरकार को भी काम करना है क्योंकि जनता ने चुना है। देवचंद उत्तराखंडी जी, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मैखुरी जी ने और जो खन्नोड़ी जी ने जो बात रखी, मैं भी बार बार उसी बात को दोहराऊं।
मैकुरी जी ने एक बात बढ़िया बोली कि 40% सड़कों का वो तो हुआ है, लेकिन उनको पता है अच्छी तरह से, हमने पहले भी इन पर बात करी है, अभी भी उन सड़कों पर कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो उनको सड़क कहा जा सके। ये तो बात इधर की है। और अभी जो विपक्ष और पक्ष दोनों लड़ रहे थे, मैं आपसे निवेदन करूंगा जब भी कभी ऐसी डिबेट होती है तो इनका एक दूसरे का भी माइक म्यूट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वक्ता को अच्छी तरह से सुना जा सके। बीच में सवाल आते हैं, रोके, लिखे और बाद में बोलिए। अब मैं बात आता हूं असली बात पर, जो अभी बात हो रही थी नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, या जितने भी कानून बने, ये सच्चाई है कि इन कानूनों में क्या पहले संविधान में नहीं था? अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रचार में बोला कि हम संविधान बदल देंगे, तो जब संविधान बदल देंगे तो आप कानून क्यों ला रहे हो? अरे मैंने अभी क्या बोला, रुको, आप तो वो लोग हैं, आप दुष्प्रचार करते हैं। अभी देखो, अब मैं नकल विरोधी बात करता हूँ। अभी किसी का एक परीक्षा में 4 परीक्षा में एक ही आदमी का पास होना, ये घोषणा पत्र था। हमारे घोषणा पत्र में रवि जी, किसी एक व्यक्ति का 4 परीक्षा में पास होना नकल विरोधी कानून की उपज नहीं हो सकती, वो तो नकल कराने की उपज हो सकती है कि नकल को एक ही व्यक्ति को 4 बार मिल गया, वो 4 बार ही पास होगा। आप ये बताइए कि इन्होंने उसमें क्या किया हुआ है? क्या अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया या जिसने नकल सप्लाई किया उसको हम करेंगे? वैसे ही दंगा विरोधी है, वैसे ही आपका महिलाओं का संरक्षण है। आपका एक केस जो है लंबे समय में चलता रहता है और उसके बाद आप बोलते हैं हमने कानून, आपने कानून उसको लिए बनाया है जो इस पर आवाज उठाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं एक बताता हूं, अगर क्या नाम कहते हैं अपना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उन्होंने डाटा कहां से लिया था? डाटा मांगा था उन्होंने सूचना के अधिकार से। अरे उस सूचना अधिकार को पकड़ते भाई, अधिकारी को पकड़ते जिसने सूचना दी, उसको उनकी क्या गलती से उसको जिला बदल कर दिया। अंकिता भंडारी के केस में आशुतोष नेगी ने केस उठाया, उसको जेल में डाल दिया। या मैं खुद स्वयं मेरा साथी जो यहाँ पर बड़ौनी जी का लड़का मारा गया, मैं उनके घर गया, पुलिस मुझे उठा कर ले गई। अब ये बताओ, ये कानून किसके लिए रोकने के लिए? अगर दंगा विरोधी कानून है, वो चलते दंगे में कितने को सजा मिली? उत्तरकाशी के दंगे में कितने को सजा मिली? हल्द्वानी के दंगे में कितने को सजा मिली? चलिए इसको समझिए, राज्य बढ़ने के बाद समिंग कर रहा हूँ मैं, हरीश मैथुर जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, जाइए उनके पास जरूर, पर मैं एक समिंग करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा बोल करके ये जो झूठे कानून बने हुए और यूसीसी ला करके एक तरफ कानून नहीं बनने चाहिए। समिंग कर रहा हूँ ना मैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं मूल निवास लागू करेंगे, वो कानून लागू करेंगे और यूसीसी लगा देंगे। ये एक छलवा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें कानूनी जी और शब्दों के साथ में भी आऊंगा, फिर एक बार और आऊंगा। हरीश ठीक है, सरकार का काम है विकास भी करना है और राज्य में शांति भी बहाल करनी है। ठीक है, मैं हरीश मैकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे समझना चाहता हूँ इस बात को। सर, जिस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो राज्य में ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उन ऐतिहासिक फैसलों में इन्हीं कानूनों का जिक्र था, और दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि इनके कोई फायदा नहीं है राज्य में। क्या कार्रवाई हो रही है इन कानूनों के बाद? नहीं, ऐसा है कि ये तो गलत तर्क है कि कानून पहले से विद्यमान है और अब नहीं बनने चाहिए। कानून यदि पहले के ढीले ढपले हैं, पहले इस तरह के क्राइम नहीं थे जिस तरह के आज हो गए हैं। आज तो मतलब साइबर क्राइम हो गया, तो पहले साइबर क्राइम का कानून थोड़ी था। तो उसी तरह से जो जो अपराध अपग्रेड होते हैं त्यों त्यों कानून भी सख्त बनाने पड़ते हैं। नहीं तो जो अपराधी हैं वो कानून के, हमारे हाथ भले लंबे हैं, ग्रिप बड़ी पतली होती है, छूट जाता है। इसमें होता क्या है कि जो बड़े मतलब मकड़ी तो फंस जाएगी या मच्छर फंस जाएगा, लेकिन जो बड़े प्राणी हैं वो फाड़ के निकल जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए ग्रिप तो बनानी पड़ती है। तो कानूनों में संशोधन, कानूनों में परिवर्तन और नए कानून बनाना, हमारे देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है, बनने चाहिए जी। और रही बात उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून की, तो ये आना ही चाहिए था, इसकी आवश्यकता थी। उस दिन के बाद थोड़ा सा नकल विरोधी मतलब घटनाएं, नकल की घटनाएं सामने नहीं आई। धर्मांतरण कानून की जहां तक बात है, तो जो धर्मांतरण कानून है उसमें बनने के बाद आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। मैंने तो ऐसी कोई समाचार मैंने नहीं पढ़ा, हुई भी हो तो मैंने नहीं पढ़ा जी। लेकिन उत्तराखंड में इस समय धर्मांतरण जोरों पर है, इस्लामिक धर्मांतरण भी और ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण भी, और धर्मांतरण केवल हिंदुओं का हो रहा है। तो खासकर जो ईसाई लोग हैं वो हमारे गरीब तबके को, जिसको हम कानूनी भाषा में एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, जिनको हम लोकल भाषा में हरिजन कहते हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं।
ईसाई लोग तेजी से कर रहे हैं और क्रिप्टो बना रहे हैं उनको। क्रिप्टो का मतलब होता है कि नाम उसका वही रहेगा, जैसे गोविंद है तो गोविंदी रहेगा, लेकिन होगा वो अब ईसाई। तो ये ज्यादा खतरनाक चीज है। उससे क्या हुआ कि आप, ठीक है आपको ईसाई धर्म पसंद है, आप चले जाइए, लेकिन हिंदू होने का आरक्षण आपको छोड़ना पड़ेगा। सरकार को भी तत्काल ऐसे लोगों की क्वारी करके, उन्होंने जो हिंदू होने की वजह से आरक्षण मिला है कि आप हिंदुओं में पिछड़ी जाती हैं तो आपको इसलिए आरक्षण मिला है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो आरक्षण मिला है, लेकिन आप कन्वर्ट हो गए तो आप तो रहे नहीं ना हिंदू, तो आरक्षण किस चीज का? बिल्कुल। तो इस पर भी सरकार सख्त हो, इसको भी देखना पड़ेगा। और जो धर्मांतरणकारी हैं उनको सजा हो और कठोर सजा हो। और जो लव जिहादी हैं, लव जिहाद आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है, मतलब ये संचालित क्राइम है। तो लव जिहाद की तो एक ही सजा है, देखते ही गोली मारो, नहीं तो लव जिहाद रुकने वाला नहीं है। लव जिहाद के पीछे बड़ी स्टोरी ये है कि एक हिंदू महिला कम हो जाती है, 20-20, 10-10 बच्चे पैदा करने के काम आती है, और नहीं किया तो उसको जो है टुकड़े करके फ्रिज में पैक करो, बोरियों में पैक करो। इतना बड़ा मतलब जो क्राइम हो उसकी सजा एक ही हो सकती है, सठे साठम समाचरे, ये हमारा नारा है, ये हमारा वाक्य है, आधारभूत सिद्धांत है, जो जैसा करता वैसा हो। तो यदि किसी ने लव जिहाद में लड़की फंसाई और उसकी हत्या की तो उसको भी तत्काल गोली मारने का कानून बनना चाहिए। खाम खा हमारी जेलों पे भार नहीं होने चाहिए लव जिहादी जो है, जहाँ बिरयानी खा रहे हैं सरकारी पुलिस संरक्षण में जेलों में जिहादी, आज तक उनको फांसी नहीं हुई है। अब रही अंकिता भंडारी की बात, अंकिता भंडारी के साथ हमारी सहानुभूति है। अंकिता भंडारी जैसा कांड होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी पार्टियों ने भी अंकिता भंडारी को, क्योंकि उसमें भाजपा के एक सो कॉल्ड नेता का नाम है, इसलिए मुद्दा बना रखा है। आपको आश्चर्य होगा, उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में, एक मैं आरटीआई में ही देख रहा था जो कि सरकारी आंकड़ा है, उसमें यह है कि 700 महिलाओं का और 200 लड़कियों का अब तक लापता हो चुकी है, एफआईआर जिनकी दर्ज है सिर्फ 2 सालों में, तो यानी 900 हो गए। तो 900 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, गायब हुई है, मतलब 200 लड़कियां करीब गायब हैं। तो उनका हिसाब कौन रखेगा? क्योंकि ये आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता है, ना इस पार्टी को ना उस पार्टी को, इसलिए उन बच्चियों का नाम नहीं आ रहा। अंकिता भंडारी की तो चलो जांच चल रही है, एसआईटी बैठी हुई है, कोर्ट में मामला है, 25,000 मुआवजा भी मिल गया, लेकिन 200 लड़कियों का क्या होगा जिनका नाम भी नहीं है कहीं, कुछ की तो एफआईआर ही नहीं हुआ। ये तो मतलब आरटीआई का आंकड़ा है और बाकियों की तो एफआईआर ही नहीं हुई, 200 तो एफआईआर में लापता है जी। तो निश्चित रूप से इस पर भी, क्राइम पर भी पुलिस को थोड़ा सा हमारी सख्त होना पड़ेगा, सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब रही सड़कों की बात, सड़कें निश्चित रूप से आगे भी बनाई जानी चाहिए। सड़क जो है ना, प्राथमिकता होनी सरकार की। हमारे बहुत सारे गाँवों में तब सड़क पहुंची जब सड़क गाँव खाली हो गए। तो सरकार जो है वो तेजी से हैमलेट विलेज में भी सड़क पहुंचाए, ताकि लोग जो नीचे आ भी गए हैं वो अपने बाहर त्योहार पे, शादी विवाह के अवसरों पे अपने गांव जाएं, गांव आबाद रहे। हम सीमा के लोग हैं, हम सीमा के प्रहरी हैं। यदि गांव बंजर पड़ेंगे तो यहाँ तमाम आतंकवादियों का कब्जा हो सकता है, चीन का कब्जा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता उत्तराखंड के साथ। हम भुगत चुके हैं 1962 में चीन की लड़ाई जी। तो चीन आज तो पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है, ज्यादा खतरनाक हुआ है। तमाम हमारे माओवादी उनकी मदद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सड़कें हैं वो गांवों तक पहुंचे, सीमा तक पहुंचे, काफी हद तक पहुंची भी है। राज्य बनने के बाद हम पहले नीति तक की, माणा तक की सड़क थी, आज हमारी गस्तोली तक सड़क है जी। आज हमारी लखतल रिमखिम तक सड़क पहुंच गई है, उपलब्धि है। लेकिन हमारा मानसरोवर जो है वो उत्तराखंड में वापस आना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी प्रयास करे। पहले जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप अपने गांव जरूर जाएं, अपनी तिवारी जिसको आप कहते हैं उसको संरक्षित रखें और अपने मूल से जुड़े हुए रहें, तो ये तभी संभव हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि सड़क की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि लोग उस गांव में पहुंच सके। जो लोग वहां हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सड़क के माध्यम से एक रोजगार उपलब्ध हो सकता है, ताकि वो किसी चीज़ को, अपने सामान को, कुछ सब्जियां वहाँ उगाते हैं, दूध बेचते हैं, तो उनके लिए कनेक्टिविटी का जो साधन है वो सबसे पहले जो मूल चीज़ है वो सड़क है। एक बार फिर से मैं रामलाल खंडूरी जी के पास जा रहा हूँ। खंडूरी जी, जिस तरीके से राज्य का जब भी स्थापना दिवस आता है तो हम लोग इसे धूमधाम से मनाते भी हैं, हालांकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए क्योंकि अल्मोड़ा के मारचूला में जो दुखद हादसा हुआ उसमें हमने कई लोगों को खोया है इस वक्त। तो ऐसे में आप लोगों की किस तरीके की उम्मीदें हैं सरकार से कि जिन चीज़ों पर काम होना चाहिए ताकि हम ये कहें कि ये उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं? जी, जैसे अभी
उपलब्धियां बताई जा रही हैं कि नकल विरोधी कानून बना, सड़क बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इस राज्य का जो निर्माण हुआ संघर्ष से हुआ। सरकारों को आदत पड़ गई है कि जब तक संघर्ष सड़क पर नहीं होगा तब तक कोई काम पूरा नहीं होगा। अगर नकल विरोधी कानून बनाया तो छात्र पिटे हैं उसके लिए सड़क पे, छात्र जेल गए हैं। जब सरकार के आंख कान खुली कि वाकई हाकम सिंह पकड़ा गया, तब उनको पता लगा कि वाकई यहाँ नकल हो रही है और इस तरह से नौकरियां बिक रही हैं। तो पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, लोगों पे मुकदमा लगा रहे थे, जेल कर रहे थे। जब पोल खुली, जब वहाँ हाकम जेल गया, रोज परतें उधड़ने लगी, तो तब जाके सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया। और आज हम देश में गर्व से कह रहे हैं कि हमने जी नकल विरोधी कानून बनाया, और सब तारीफ कर रहे हैं। और देश में हम पहला राज्य हैं, यूसीसी भी हम पहला राज्य हैं, हमने स्वागत भी कर दिया। हम मांग रहे हैं मूल निवास 1950 भू कानून, लेकिन यूसीसी में तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक पहला उसमें जुड़ा हुआ है कि जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा होगा वो स्थायी निवासी हो जाएगा। तो फिर मूल निवास भू कानून का क्या होगा? वो तो हवा हो जाएगा। फिर जब कोई भी 1 साल से यहाँ रह रहा है वहाँ का स्थायी निवास को तो वही अधिकार मिल जाएंगे। तो फिर 1950 का क्या होगा? इन पे सुधार करने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि भाई 1 साल नहीं, उसको कुछ समय सीमा उसकी बढ़ानी पड़ेगी। ये तो स्थायी यूसीसी का विरोध जो सबसे ज्यादा हो रहा है इसी क्लॉज की वजह से हो रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा हो सकता है, धर्म परिवर्तन नहीं। हम रोज डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं सरकारों से, तो क्यों हो रहा है? उसी के पीछे तो मूल निवास भू कानून हमारी मांग है। हमारे जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण था रोजगार के लिए तो था कि हमारे युवाओं को, अब हमारे युवा अगर सड़क पे हैं तो उनके मन में ये घर कर गया है कि शायद अगर मूल निवास भू कानून होता तो समूह गांव में हमारे पद हमारे लिए रिजर्व होते। और जो इन्होंने 18 में जो संशोधन किए, तो स्थानीय के जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट में नामांकन जरूरी होता था, वो सब खत्म कर दिया गया। तो अब वो ऑनलाइन कर दिया गया, तो पूरे देश से समूह गांव, चपरासी और जो सिंपल गांव में हमारा डाकिया होता था और हमारे गांव का ही आदमी होता था, वो 8-10 हजार की नौकरी करता था, अपना काम भी करता था, वो वहीं रहता था, वो पलायन भी नहीं करता था और चिट्ठी लेके जाता था। जो दूर दराज सीमा से हमारा जवान कोई नौकरी करने होटल में वहां से चिट्ठी लाते थे, तो वो बेचारी बूढ़ी चाची, हमारी काकी, सीधी साधी पढ़ना नहीं आता था, बेटा आप तो ये पढ़ दे इसको, तो बेचारा उतना विश्वास करते थे उन पे को पढ़। अब वो बिहार से गया हुआ, वो बताते हैं वहां पर डाकपाल बन गया, उसको कह रहे लिख हिंदी में, तो उसे हिंदी नहीं लिखनी आ रही, उसको वहाँ की बोली भाषा ही नहीं आ रही समझ में। तो फिर हमारा युवा कहाँ जाएगा? एम्स बन रहा है, वहाँ 600 लोग एक ही राज्य के भर दिए जा रहे हैं, तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? वही पीड़ा है हमारे युवाओं को कि राज्य हमने बनाया, तो अगर बाबू और चपरासी की पोस्ट पे हमको नहीं मिल रही तो हम क्या करें? ठीक है, आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। अच्छे काम होते तो हम सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं सरकार की। तिवारी जी ने कुछ अच्छे काम किए आंदोलन कार्यों के लिए, धामी जी ने भी अच्छे काम किए। जो 10% आरक्षण आंदोलन कार्यों का लटका हुआ था 15 से, धामी जी ने लिया, हमने वाहवाही की, हमने कहा आप इसे करो धामी जी, हम फूल मालों से आपको ला देंगे। उन्होंने किया, हमने जाके मुख्यमंत्री आवास में फूल मालों से लादा, हम उनका सम्मान भी करने वाले, लेकिन तब तक फिर मामला कोर्ट में फंस गया, फिर वहीं के वहीं रह गया। हालांकि धामी जी आश्वासन दे रहे हैं कि मैं इसको लॉकडाउन नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब हमने विधानसभा से पारित कर दिया है। वही हम धामी जी से कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी भू कानून पे जो है विचार विमर्श चल रहा है। अरे भाई, सुभाष कुमार जी की कमेटी 2 साल से विचार विमर्श करके ही तो बनी थी, वही तो रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हो? आपने 250 मीटर का कानून खंडूरी सरकार का लागू कर दो और 18 के संशोधन खत्म कर दो, तब तक कुछ तो रोक लगेगी। ये भी तो आप ही की सरकार की उपलब्धि है, तब भी तो हमने वाहवाही करी थी खंडूरी सरकार की, बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल ठीक है रामलाल खंडूरी जी, आपने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सरकार को काम भी करना चाहिए। मैं फाइनल कमेंट शॉर्ट में तीनों पॉलिटिकल पार्टी से ले रहा हूँ। प्रभा जी, आपका फाइनल कमेंट, उसका आशीष जी और उसके बाद उत्तराखंडी जी के पास। कहूँगी जैसे आज हमारा उपलब्धि, हमारा 24वीं वर्षगांठ है, रजत जयंती वर्ष में हम जा रहे हैं, तो आज निश्चित तौर पे उपलब्धियां हमने बताई हैं अपनी सरकार की, और ये विकास का जो कार्य है ये यहीं पर नहीं रुकेगा, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। और आने वाले वर्षों में अभी हमारी सरकार है, आप देखिएगा कि जो जो प्रोजेक्ट्स, हमारी परियोजनाएं बड़ी बड़ी चल रही हैं, फ्लाई ओवर हो, चाहे वो डिजिटल हमारी सेवाएं हो या हवाई कनेक्टिविटी हो, रोड बनाने की बात हुई हो। मैखरू जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन उनको आगे भी ले जाया जाए। तो आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 2027 तक जिन क्षेत्रों में भी 50 तक हमारे अभी परिवार है, हर क्षेत्र में वहां तक सड़कें चली जाएंगी, जो कि वहां की हमारी बेसिक नीड है। इसी तरह बिजली हर जगह पहुंची गई है, हर घर नलों से पानी आ रहा है, तो पहाड़ों की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो गई हैं, और आगे अब इसको विकसित बनाना है। और विरासत को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। उसमें मैं आपको बता दूंगी केदारनाथ का जीर्णोद्धार चल रहा है, विकास के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, बद्रीनाथ जी का काम वहां पर चल रहा है, और मंदिरों का वहां पे 51
मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जो हमारे बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो हम विरासत को भी साथ ले जाएंगे और साथ साथ अपने विकसित उत्तराखंड की तरफ भी हमारे कदम निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा के रखेंगे। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, खाली घोषणाएं ना करें, धरातल पर भी काम करें। 2021 की कई सड़कों की घोषणाएं ऐसी हैं जो आज तक नहीं बनी है, तो आपको धरातल पर भी काम करना होगा। मेन जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 मूलभूत होते हैं जिनकी अति आवश्यकता होती है। पलायन भी रुकेगा तो उससे रुकेगा, और हर किसी की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी वही है। झूठ मूठ में जो ये आपने बना रखा आयुष्मान कार्ड, इसके नाम पर आप कितना जनता को ठग रहे हैं, जनता अपना इलाज नहीं करा पा रही, बहुत समस्याएं हैं इसमें। तो इस प्रकार की कई चीज़ें अस्पतालों में ध्यान दें, और जो पैसा आप पे इतना अगर है मात्रा में तो उसको अस्पतालों में लगाएं, जहां एक आम आदमी को जीवन जीने का कम से कम एक सहारा मिले। तो आपको अस्पतालों में काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए काम करो, शिक्षा के लिए करो, रोजगार के लिए करो, और ये हवाई बातें बंद। उत्तराखंड जी, देखिए मैं तो आपको हर बार जब भी डिबेट में आता हूं मैं एक सजेशन देता हूं, और उस सजेशन पर अगर काम एक बार भी हो जाता तो कम से कम, तब से हम कई सालों से लग रहे हैं, तो एक आध कहीं काम हो जाता। अभी जो बात हो रही थी, चलो ये तो आशीष जी ने भी बोल दिया, मैं आशीष जी का पक्ष ले रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं भुक्तभोगी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात कर रहा हूं। मेरे गांव तक ये जो सड़क थी आज से 25 साल पुरानी है, और बीजेपी की सरकार जो है 17 से है, मान लो तो कंटिन्यू। पहले वाले मैं जीरो कर दूं, 2014 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन 2017 के बाद कई बार घोषणाएं हुई। अभी तक मैं अपने गांव, कल भी मैं गया था, मैं केदारनाथ से बाहर धारी देवी से बाहर आ गया, लेकिन मुझे अपने गांव जाने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि कहीं सड़क होगी तो टूट जाएगी। अभी देखो, मैं धारी देवी की बात आ रही है, पहले बात सुन लो, पहले तो आप सुनते नहीं। दूसरी बात मैं फाइनल कमेंट से करना चाहता हूं कि अभी ड्राफ्ट की बात हुई मूल निवास की, अभी इन्होंने यूसीसी की तरह ड्राफ्ट बताया, किसी जनता को नहीं बताया, अपने आदमियों को बताया, उन्होंने बिना कवर पेज पर यस नो कर दिया। और यूसीसी की बात कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पर मैखुरी जी ने भी स्पष्ट किया, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वही बात हम भी कह रहे हैं, हम जरा खुलकर बोल रहे हैं। दूसरी बात, वो ड्राफ्ट जो मूल निवास का और आप भू कानून का बना रहे हैं, कृपया आप उसको सार्वजनिक भी कर दीजिए, और कम से कम किसी और पार्टियों के भी और बुद्धिजीवियों को, मैखुरी जैसे लोगों को, खनौरी जी से लोगों को और लोगों को उसमें बिठाइए और समझाइए कि ये कैसे बनना चाहिए, तब तो विश्वास होगा। अच्छा सुझाव है आपका। वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, प्रभा बंदूनी जी, आशीष नौटियाल जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, हरीश मैखुर जी और लामलाल खंडूरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवा उत्तराखंड और 24 वर्ष की वर्षगांठ हमने मनाई। 25वें रजत जयंती में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा उत्तराखंड आने वाले वक्त में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी गति और भी तेज़ होगी, और यहाँ की सरकारें गंभीरता से इस पर काम करेगी ताकि ये सवाल आने वाले वक्त में ना रहें और उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए। नमस्कार।